हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएस क्लासेस एजुकेशन फॉर ऑल। तो गाइस हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर। उसके एमसीक्यू क्वेश्चन हम कवर करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो हो गए एमसीक्यू क्वेश्चन, ये एग्जाम में ये लगा लो इन्हीं में से आ जाएंगे क्वेश्चन आपके। सॉल्यूशन चैप्टर से अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले ही क्वेश्चन है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? तो हमें पता है भी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड था, तो उसको बोलते हैं इलियोस्कोपिक कांस्टेंट। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वन टू फैक्टर। देखो वन टू फैक्टर कैसे निकालते थे हम, आई की वैल्यू देखते थे, किसकी आई की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो Al2SO4 थ्राइस, इसको इसके लिए देखे तो देखिए यहाँ दिखाते हैं, इसके लिए देखते हैं वन टू फैक्टर। सेकंड क्वेश्चन देखो, Al2SO4 थ्राइस। जी, तो देखिए हमें क्या करनी है, आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो इसमें कंसंट्रेशन है वो सेम है, अब कंसंट्रेशन का तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट निकालने का एक तरीका होता है कि भाई आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं इन कंपाउंड्स की, जब कंसंट्रेशन क्या दे रखी हो, सेम दे रखी हो इनकी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो Al2SO4 थ्राइस की पहले इसको डिसोसिएट कर लो। Al2SO4 थ्राइस को क्या कर लो, डिसोसिएट कर लो। क्या बन जाएगा, Al3 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। अब उनके ऊपर जितना भी चार्ज है उनको ऐड कर दो, जैसे +3 और +2, तो कितना हो जाएगा, +5। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी इसके लिए, +5। इसी तरीके से ग्लूकोज के लिए दिया हुआ है, ग्लूकोज किसी में डिसोसिएट नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, इक्वल टू 1 होगी। इसी तरीके से K2SO4 में भी K पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, तो 2 + 1 इसको ऐड कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, आई की वैल्यू 3 बन जाएगी, है ना। इसी तरीके से NaCl की निकालते तो 1 +1 और -1, तो ये दो हो जाएंगे ना। एक ये वाला चार्ज, माइनस का निशान हमने कंसिडर नहीं करना, हमें टोटल चार्ज देखना है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो सबसे ज्यादा आई की वैल्यू किसकी है हमारे पास, वन टू फैक्टर की 5, Al2SO4 थ्राइस के लिए। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर सॉल्यूशन हैविंग, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, उसके बाद आता है मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की मोलैलिटी क्या होती है, वो होती है 55.5। ये एक बार कैलकुलेट करके मैंने दिखा रखा है, देखो यहाँ पर। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये देखिए, जैसे मोलैलिटी निकालनी, मोलैलिटी हमें पता है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, और मास 1 किलोग्राम के लिए देख लेंगे सॉल्वेंट का। ठीक है, तो पहले डेंसिटी देखते हैं हम। जो प्योर वाटर की डेंसिटी होती है वो क्या होती है, 1 किलोग्राम पर लीटर होती है। ठीक है, जो प्योर वाटर की डेंसिटी होती है वो 1 किलोग्राम पर लीटर होती है। तो मास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, अच्छा डेंसिटी पता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ से हम मास की वैल्यू निकाल लेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। देखो हमें क्या पता है, ये तो पता ही है कि भाई वॉल्यूम ये होगा ना, मास डेंसिटी, डेंसिटी तो हमें पता है कि प्योर वाटर क्या क्या होती है, 1 किलोग्राम पर लीटर। ठीक है, और इसका वॉल्यूम होगा, मान लो 1 लीटर के उस पे देख रहे हैं हम। ठीक है, तो 1000 मिलीलीटर के हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, तो इसको करा तो हमने क्या मिला हमें, 1000 मिलीलीटर बोलो या फिर इसको 1 लीटर बोल लो। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लेते, 1000 मिलीलीटर को 1 लीटर लिख लेता हूँ, तो लीटर से लीटर कैंसिल आउट, तो ये किलोग्राम में आएगा। अब किलोग्राम को किस में चेंज कर लो, ग्राम में चेंज कर देता हूँ, तो 1000 ग्राम आ गया इसका मास। ठीक है, तो मास आ गया हमारे पास 1000 ग्राम। और इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं भाई, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट तो अभी भी निकाला, कितना है, 1000 ग्राम। और यहाँ पर मोलिकुलर मास कितना होता है वाटर का, 18 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, तो ये हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55.55 मोल्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक मोलैलिटी होती है 1 किलोग्राम के लिए, जो सोल्वेंट होगा वो 1 किलोग्राम के लिए होगा, तो यहाँ पर 1 किलोग्राम नीचे पुट कर दिया हमने। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स अभी भी निकाले, तो हमारे पास जो मोलैलिटी आती है वो क्या आती है, 55.55 मोल्स पर केजी आ जाएगा। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। उसके बाद आता है हमारे पास मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। ये कहता है मोलैलिटी निकालनी है हमें, क्या निकालते हैं, कैपिटल एम की वैल्यू निकालनी है। जब सॉल्यूशन के अंदर मिक्स किया जाता है 750 ml और 0.5 मोलर HCl, किसके साथ मिक्स किया जाता है, 250 ml कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, और 2 मोलर HCl की कंसेंट्रेशन है। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ये भी आसान सा क्वेश्चन है। देखो मैंने पहले ही सोल्व करके रखा हुआ है। देखो जब टोटल कंसंट्रेशन निकालते हैं कैसे निकालते हैं, M3V3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। अब क्या कर लेंगे, देखो M3
ये क्या है, मोलैलिटी निकाल दिया तीसरे की, क्योंकि कंबाइन करने के बाद। और जो वॉल्यूम होगा इसका क्या होगा, 1 लीटर के हिसाब से करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मोलैलिटी दे रखी है M1 की वैल्यू 0.5, देखो 0.5 दे रखी है, और यहाँ पर 2 मोलर दे रखी है, ठीक है। और वॉल्यूम भी दे रखा है ml में, इसको लीटर में चेंज कर लेंगे, 750 ml और 250 ml, ठीक है। तो 750 ml को लीटर में चेंज कर लिया, M1 V1 की जगह पुट करा, और M2 प्लस करके M2 V2। इसका करने के बाद यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी क्या, 0.875 के करीब आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड जो कंबाइन होने के बाद मिली है ना मोल कंसेंट्रेशन, वो मिल गया हमें। तो 0.875 आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। अगला है लो कंसेंट्रेशन ऑफ O2 इन ब्लड ऑफ पीपल लिविंग एट ए हाई एल्टीट्यूड। हमें पता है भाई, अगर जब हम ऊपर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, प्रेशर क्या होता जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। तो ये लो कंसेंट्रेशन का मतलब उसमें डिसोल्व हो, अब लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसका मतलब O2 है वो ब्लड में डिसोल्व होना बंद कर जाएगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो रुक भी सकता है, ठीक है। तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है लो कंसेंट्रेशन ऑफ O2 इन ब्लड पीपल लिविंग एट ए हाई एल्टीट्यूड। तो O2 की कंसेंट्रेशन वहां पर बहुत कम मिलती है, ठीक है, हाई लो प्रेशर पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास 7th क्वेश्चन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन। ये कह रहा है कि भी अगर मैं सॉलिड सोल्यूट को, मैक्सिमम अमाउंट है उसकी, ठीक है, सॉलिड सोल्यूट को किसके अंदर डिसोल्व करता हूँ, इस गिवन अमाउंट जो लिक्विड है हमारे पास उसके अंदर डिसोल्व करता हूँ ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, देखो ये वाली जो सॉलिड इन लिक्विड के अंदर थी ना, वो डिपेंड नहीं करती थी प्रेशर पे, टेम्परेचर पे भी करती थी, नेचर ऑफ सोल्यूट पे भी करती थी, सोलवेंट पे भी डिपेंड करती थी, ठीक है। पर प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, परंतु हम जब गैस इन लिक्विड का कंसेप्ट देखते हैं उसके अंदर प्रेशर का कंसेप्ट आता है, ठीक है। यहाँ पूछा हुआ सॉलिड इन लिक्विड का कंसेप्ट, तो इसके अंदर प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। अगला क्वेश्चन आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट इन 2.5 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। ये कह रहा है मोल फ्रैक्शन निकालना हमें इसका 2.5 मोलर एक्वा सॉल्यूशन का। बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखो मैंने पहले सॉल्व किया हुआ है 8 क्वेश्चन। ये देखो मोल फ्रैक्शन निकालना ना, मोल फ्रैक्शन होता है क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की निकाल लेते हैं, हमें मोलैलिटी दी हुई है, मोलैलिटी होती क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमने खोल के लिख लिया भाई 2.5 मोल है, और जो सोल्वेंट है वो किलोग्राम में है। अब सोल्वेंट की वैल्यू हमें पता चल गई, तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं किसके, सोल्वेंट के। कैसे भाई, मास अगर हमें पता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, और हमें ये पता है कि भी जो ये सोल्वेंट है ना वो हमारे पास वाटर है, ठीक है। अब वाटर है, एक्वस सॉल्यूशन बोला गया है, तो वाटर है तो हम कर सकते हैं इसको, वाटर है तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो वाटर है तो एक्वस सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, वाटर का मोलिकुलर मास 18 ग्राम पर मोल। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, क्या आया हमारे 55.55 मोल्स आ गए, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इसमें नंबर ऑफ मोल्स देखो, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स तो दिए हुए थे 2.5 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं 2.5 डिवाइड बाई 55.55 प्लस 2.5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.043 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यस बी क्वेश्चन, ठीक है। अगला है यूनिट ऑफ इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन देखिए, देखो हमें ये पता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट से डेल्टा टीबी इक्वल होता है किसके, केबी इनटू मोलैलिटी के, ठीक है। अब मोलैलिटी को खोल के लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, केबी की वैल्यू निकाल दी यहाँ से, ठीक है। क्या करा, टीबी डेल्टा टीबी को तो वहीं रखा, और डब्ल्यू ए को वहां ले गए और एनबी को वहां ले गए, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी क्या होता है, एक तरीके से टेम्परेचर है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन, ठीक है। और डब्ल्यू ए क्या है, किलोग्राम के अंदर है, सोलवेंट इन किलोग्राम, तो किलोग्राम लिखा। और यहाँ पर एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स लिख दिया, और ये कंबाइन यूनिट आ जाएगी हमारे पास केबी की, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर आर कॉल्ड। जो कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जिसके अंदर बॉइलिंग मिक्सचर बॉइलिंग होती है वो कॉन्स्टेंट रहती है मिक्सचर के बाद भी, और उसको बोलते हैं एजियोट्रोप्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट क्या किसका होगा, देखो एक बात ध्यान रखना जी, अगर कंसंट्रेशन सेम दे रखी है, ठीक है, अगर कंसंट्रेशन सेम दे रखी है तो जितनी ज्यादा वन टू फैक्टर की वैल्यू होती है उतनी ही ज्यादा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। कैसे, अभी देखते हैं। 11th क्वेश्चन को देखो एक बार, ये रहा। अब हम इसके आई की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखो आई के वन टू फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब वन टू फैक्टर देख लेते हैं, एफ ई
इसको तोड़ते हैं तो Fe3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो 3 प्लस 1 कितना बन जाएगा 4। ठीक है, यूरिया के इसमें डिसोसिएट होता नहीं है, आइडियल होता, तो इसके में क्या होता है I इज इक्वल टू 1। NaCl के केस में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और ग्लूकोज के केस में भी डिसोसिएट नहीं होता, इसके केस में भी 1। अब देखो आई की वैल्यू इसके अंदर ज्यादा सबसे ज्यादा FeCl3 के केस में, तो आई के यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो जाएगा FeCl3 का। ठीक है, आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, ये बताना क्या चीज होगी, इवेलुएटेड होगी या फिर, देखो ये तो बात है ही भाई नॉन आइडियल के लिए कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने किसके अंदर डाला है सॉल्वेंट के अंदर डाला है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा हमें पता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, तो आसान सा क्वेश्चन था, एलिवेटेड आ जाएगा, एलिवेटेड का मतलब होना है इंक्रीज होना। ठीक है, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट की एज इज, देखो ये भी हमने कराया है, नोट्स में भी कराया है और क्वेश्चन आंसर में भी कराया है। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, जब हम ग्रेटर द गैस विद लोअर सोलिबिलिटी। ठीक है, की एच की वैल्यू ज्यादा होगी सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि की एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सोलिबिलिटी के। ठीक है, ये याद रखना कि भाई अगर सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी जब की एच की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था भाई ये हेनरीस लॉ के कांस्टेंट पे P इज इक्वल टू की एच एक्स है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आती है की एच की इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी। अगला है विच इज डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, कौन सा चीज टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होते हैं, ये भी हमने पहले ही क्वेश्चन किया था, मोलैलिटी होती है। ठीक है, इसमें कोई भी चीज वो नहीं होती है, वॉल्यूम नहीं होता ना, तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ये बताना 1 टू फैक्टर फॉर 0.1 मोलर आइडियल सॉल्यूशन, 0.1 मोलर आइडियल सॉल्यूशन के लिए आइडियल सॉल्यूशन के 1 टू फैक्टर की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। एन आयनिक सॉलिड डिसॉल्व इन वाटर इफ, ये भी याद रखना पड़ेगा भाई आयनिक सॉलिड कब डिसॉल्व होगा वाटर के अंदर, जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है किससे लैटिस एनर्जी से। लैटिस एनर्जी तो स्टेट को चेंज करने के लिए वो एनर्जी होती है जो स्टेट चेंज करे, हाइड्रेशन एनर्जी क्योंकि भाई जो क्या कर देगा किसी भी सोल्यूट को, सॉलिड सोल्यूट को, आयनिक सोल्यूट को क्या कर देगा वाटर में डिसॉल्व करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज, सोलिबिलिटी इंक्रीज कब करेगी, गैस इन लिक्विड का केस कह रहा है, देखो है ना, टेम्परेचर जब प्रेशर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इंक्रीज द प्रेशर एंड डिक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, ये क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिटरमाइनिंग द मोलर मास ऑफ ए पॉलीमर, तो पॉलीमर के देखो मास ज्यादा होने के कारण इनका क्या होता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है बहुत स्मॉल वैल्यू आती है, परंतु मोलिकुलर मास एक्यूरेसी आ नहीं पाती, तो इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो एक सुटेबल मेथड होता है किसी भी मोलर मास को निकालने के लिए, एक्यूरेट निकालने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ये कहता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने हमें NaCl के इन 3 लीटर ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन, देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन दिया हुआ है 3 मोलर और 3 लीटर के लिए निकालनी है। ठीक है, NaCl के कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे 3 लीटर के अंदर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन देखिए, ये रहा, देखो हमें पता है भाई कंसंट्रेशन दी हुई है क्या 3 मोल पर लीटर, यानी कि मोलरिटी दी हुई है ना, कैपिटल M की वैल्यू दी हुई है। अगर हमें कंसंट्रेशन पता है, ठीक है, कंसंट्रेशन तो सेम रहेगी। ठीक है, 3 मोल मोलैरिटी की इक्वल लगती है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और हमें कितने के लिए निकालनी है 3 लीटर के लिए निकालनी है कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो एनबी की वैल्यू निकाल लेंगे, वॉल्यूम क्या है 3 लीटर, कंसंट्रेशन क्या है 3 मोल पर लीटर। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे इसमें बस वैल्यू पुट करनी है और क्या आ जाएगा एनबी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको जब खोल के लिखेंगे तो 3 मोल पर लीटर आ जाएगा और A3L वहां पर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा लीटर से लीटर कैंसिल आउट और यहाँ पर 3 इंटू 3 9 मोल्स के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो 9 मोल्स के करीब यहाँ पर आंसर आ जाएगा, देखो ये रहा हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है CuSO4 5H2O, ये किस तरीके का सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है लिक्विड इन सॉलिड का, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड क्या है H2O और यहाँ सॉलिड क्या है यहाँ पर CuSO4 का। ठीक है, तो लिक्विड इन सॉलिड का हमारे पास क्या है सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 21, वो क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, अभी मैंने बताया जिसका आई की वैल्यू ज्यादा होती है उतनी उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, पर कंसंट्रेशन क्या रहनी चाहिए सेम रहनी चाहिए, 0.1 0.1 0.1 0.1 है। तो आई की वैल्यू देखो इसमें 3 आएगी, इसमें क्या आएगी 2,
इसमें कितने आएगी 1 और इसमें भी कितनी आएगी 1 आएगी, ठीक है। तो यहाँ की मैं ये यूरिया और ग्लूकोज की तो पता हमें, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, आइडियल के लिए आई की वैल्यू 1 होती है। पर इसके लिए देखते हैं सी ए 2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसमें टूटेगा। अब ये 1 और ये 2 कितना हो गया टोटल 3। तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया। NaCl की पता ही है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो 1 ये और 1 ये, तो कितना हो गया 2, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसकी आई की वैल्यू CaCl2 की है, तो हमारे पास ये वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। Which of the following cannot be used to find the molecular weight of the non-volatile solute? देखो ये कह रहा कौन सा मेथड नहीं है। देखो हमने ये वाला उसमें प्रेशर का पढ़ा हुआ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी पढ़ा हुआ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी पढ़ा हुआ है, परंतु विक्टर मेयर मेथड नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये वाला मेथड है जो क्या मोलिकुलर वेट निकालने के लिए, मोलिकुलर मास निकालने के लिए काम में नहीं आता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज नॉट अफेक्टेड बाय। जो वेपर प्रेशर होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन का वो अफेक्ट नहीं करेगा। याद रखना ये जो वेपर प्रेशर होगा जो डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर अफेक्ट नहीं करेगा, मोल फ्रैक्शन तो करेगा ही करेगा, टेम्परेचर भी करेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन भी करते हैं, परंतु फ्रीजिंग पॉइंट कभी भी नहीं करता, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट नहीं करेगा इफेक्ट वेपर प्रेशर को। कोई भी फॉर्मूला देख लेना उसमें फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का कोई रिलेशन नहीं मिलेगा, परंतु हमें इनके रिलेशन मिल जाएंगे, टेम्परेचर का, मोल फ्रैक्शन का और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रिलेशन मिल जाएंगे फॉर्मूले में, ठीक है। अगला 24 क्वेश्चन है हमारे पास, सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। देखो गैस इन लिक्विड की बात कर रहा है, तो किसने दिया इस सोलिबिलिटी को, हेनरी कॉन्स्टेंट या हेनरी लॉ कह सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा भी इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन हमारे पास 25, द मोलिकुलर वेट ऑफ द बेंजोइक एसिड एंड बेंजीन एज डिटरमाइंड बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ ये तो ठीक है, मेथड कोरस्पॉन्डिंग टू, देखो यहाँ पर क्या होता है, एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड जो भी हो, ठीक है, उसका क्या होता है डाइमराइजेशन हो जाता है, यानी कि वो 2 से 1 बन जाते हैं, ठीक है। डाइमराइजेशन हो जाता है वो बेंजोइक एसिड का, तो हमारे पास बी इसका राइट आंसर होगा, एसोसिएशन की कंडीशन है ये। अगला क्वेश्चन है 26, प्रेशर कुकर रिड्यूस कुकिंग टाइम बिकॉज। ये कह रहा है प्रेशर कुकर है वो प्रेशर को रिड्यूस करता है, ठीक है, कुकिंग टाइम पे। क्या होता है फिर, ये कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए वाटर इनसाइड द कुकर इज इंक्रीज। ये तो सही बात है भाई, अगर प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इनवर्सली हो जाएगा किसके, टेम्परेचर के, ठीक है। तो जब प्रेशर अगर बढ़े कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा इसका, ठीक है। तो इनसाइड द वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये तो गलत हो गया भाई। ये कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा वाटर का, जब इनसाइड द कुकर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, हमारे पास ये जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट, कि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है। देखो जब हम इंक्रीज करते हैं की एच की वैल्यू तो इंक्रीज होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इंक्रीज होता है की एच की वैल्यू जब हम इंक्रीज करते हैं क्या, हेनरी कांस्टेंट को। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन देखिए, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ HCl, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2O क्या होता है, 20% HCl होता है और 78% क्या होता है H2O होता है, तो 20% 20.2% क्या आ जाएगा, H2O आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारे पास 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल सॉल्यूशन। कौन सा आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास C2H5 आयोडाइड और C2H5OH है, ये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इथाइल आयोडाइड और इथेनॉल का मिक्सचर होता है वो आइडियल नहीं होता, नॉन आइडियल का वो है, ठीक है। उसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू 0 से बढ़ी, डेल्टा वी की वैल्यू भी 0 से बढ़ी, तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 31 क्वेश्चन है हमारे पास, ये कहता है सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर इज एग्जांपल ऑफ। इथाइल अल्कोहल का और वाटर का एग्जांपल किसका होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, ठीक है। इथाइल अल्कोहल का और वाटर का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, और कैसा डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है। इनके पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के कुछ एक आपको एग्जांपल याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। 32 क्वेश्चन क्या कहते हैं, ए मोलर सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन। तो ये तो सिंपल सी बात है, ये मोलरिटी की डेफिनेशन पूछ रहा है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स होंगे एक मोल कितने सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। तो 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। ये कहता है नॉर्मेलिटी ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH। नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो एक बात ध्यान रखना, जब ये एसिटिक एसिड का केस आ जाए ना, CH3COOH है, तो उस केस में ये क्या होता है, एक नॉर्मेलिटी एक मोलैरिटी के बराबर होती है। तो यहाँ पर अगर मोलैरिटी निकाल देते हैं तो वो नॉर्मेलिटी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, एक बार निकाल के दिखा देते हैं। देखो, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन 33। देखो, ये कह रहा है 10% वेट बाय वॉल्यूम कह रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, 10% है यहाँ पर वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम है। तो 10%, 10 ग्राम क्या होगा, एसिटिक एसिड होगा, और 100 ml क्या होगा, वाटर होगा। तो यही तो था, वेट बाय वॉल्यूम का हमने कर देते परसेंटेज। तो 10 ग्राम क्या होगा, एसिटिक एसिड, और 100 ml क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं एक एक जीरो बढ़ा देता हूँ तो 100 ग्राम तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एसिटिक एसिड, और 1000 ml क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाटर। तो एन नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे इसके, कैसे निकालेंगे, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। हम एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं CH3COOH से। ठीक है, तो गिवन वेट कितना, 100 ग्राम, और सेट 60 ग्राम पर मोल क्या हो जाएगा, ये मोलिकुलर मास। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 1.67 आ जाएगा एसिटिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स। इन केस ऑफ एसिटिक एसिड क्या होता है, वन नॉर्मेलिटी इक्वल हो जाती है मोलरिटी की इक्वल, क्योंकि इनका एन फैक्टर इक्वल टू 1 के करीब आता है। ठीक है, तो एम की वैल्यू निकालेंगे, कैपिटल एम की वैल्यू मोलिकुलर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स तो अभी भी निकाले, क्या है 1.67 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है। अब देखो, 1000 ml का मतलब 1 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 1 लीटर के करीब, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या, 1.67 मोलरिटी आ जाएगी, या फिर 1.67 नॉर्मेलिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 33 का आंसर आ जाएगा, 1.67 आया तो 1.66 के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो ये कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास 34। ई 4% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। ये 4% सॉल्यूशन बता रहा है सुक्रोज का, मोलिकुलर मास कितना है इसका, 342, इज आइसोटोनिक विद 3% सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स। मोलिकुलर मास निकालना बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, 4% हमें ये बता भी, नंबर ऑफ मोल से निकाल सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। हमें क्या होता है, मोलिकुलर मास सुक्रोज का इक्वल है किसके, मोलिकुलर मास ऑफ अननोन के। ये हमें इक्वल रखना पड़ेगा। देखो, एक्स का मोलिकुलर मास निकालना हमें। ठीक है, तो सुक्रोज का आइसोटोनिक बोला है ना, आइसोटोनिक बोला है मतलब इसका मतलब मोलिकुलर मास भी सेम मिलेगा। ठीक है, तो आइसोटोनिक मोलिकुलर मास सेम है, तो क्या होगा, सुक्रोज का मोलिकुलर मास इक्वल होगा अननोन के मोलिकुलर मास। अब मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, 4, देखो, मान सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास। अब एम निकालना में, तो एम यहाँ ले लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को नीचे। ठीक है, तो डब्ल्यू अपॉन एन आ जाएगा। तो 4 क्या है, यहाँ पर 4% दे रखा ना, और डिवाइड बाय इसका पहले मोलिकुलर मास इसका देख लेते हैं, 340 सुक्रोज का 342 आता है। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट कर लिया इसने भाई, नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट किया। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ही बोल देंगे। ठीक है, तो सही हो जाएगा, यहाँ पर एन ही आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये तो क्या, गिवन वेट 4% दिया हुआ है, तो 4/100 कर लेंगे तो अमाउंट मिल जाएगी। इसी तरीके से डिवाइड बाय क्या है, मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा, सुक्रोज का 3, सुक्रोज का देख लेंगे ना, C12H22O11 से यहाँ से मोलिकुलर मास निकाल लेंगे, तो 342, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये दे रखा है 3%। ठीक है, 3% का मतलब 3/100। ठीक है, और इनटू में मोलिकुलर मास एक्स का निकालना अननोन का। ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद 256.5 ग्राम पर मोल निकल जाएगा। ठीक है, तो 256 ये आ जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि जिसके आई की वैल्यू ज्यादा होगी उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी सबसे कम होगा। तो कौन सा है हमारे पास, देखो, आई की वैल्यू यूरिया के लिए 1, एसिटिक एसिड के लिए यूरिया की वैल्यू, एसिटिक एसिड के लिए आई की वैल्यू होती है 2, क्योंकि CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव में टूटता है, तो 1 और 1 दोनों में तो +2 बन जाएगा। NaCl में भी क्या आई की वैल्यू कितनी होती है, +2। CaCl2 के अंदर कितनी होती है आई की वैल्यू 3, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, CaCl2 आ जाएगा। ठीक है, और कंसंट्रेशन हमारे पास सेम दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 किलोग्राम ऑफ द सी वाटर sample contain 6 milligram of the dissolved O2, the concentration of O2 in the sample is the ppm। ppm के अंदर निकालना बहुत आसान क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय क्या निकल जाएगा, सॉल्यूशन का मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10 की पावर 6 कर देंगे, ppm में आ जाएगा हमारा आंसर। देखो, ppm में निकला मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ था, 6 मिलीग्राम, और सॉल्यूशन कितना दिया हुआ था, 2 किलोग्राम। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर 6 मिलीग्राम दिया हुआ है और यहाँ पर स्टार्टिंग में दिया हुआ 2 किलोग्राम ऑफ सी वाटर सॉल्यूशन दे रखा है इसका मतलब। तो ये हम कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में। मिली से 10 की पावर -3 ग्राम में आ जाएगा और किलोग्राम 10 की पावर 3 और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 6 से। ठीक है, तो हमारे पास जो कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 के करीब आएगा। ठीक है, तो हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद आता है इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन विल कॉज। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो मोलरिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। ये इसका रिलेशन है, देखो यहाँ साइड में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए इक्वल होते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल होता है 0 के। ठीक है, चेंज नहीं होता उनके अंदर। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 39 प्योर वाटर बॉइल्स एट, जो प्योर वाटर है वो कितने पे बॉइल हो रहा है, 373.15 केल्विन पे। नाइट्रिक एसिड बॉइल होता है 359.15 केल्विन पे। तो एजियोट्रोप मिक्सचर बना दिया हमने, दोनों को कंबाइन कर दिया और वो बॉइल हो रहा है कितने पे, 93.55 केल्विन पे। डिस्टिलिंग द एजियोट्रोपिक मिक्सचर विल कॉज, ये कह रहा है किसकी वजह से ये डिस्टिल हो रहा है। ठीक है, ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर है। तो हमें क्या बताना थी, बोथ ऑफ देम ऑफ डिस्टिल, दोनों के दोनों डिस्टिल हो जाएंगे क्योंकि इनका देखो बॉइलिंग पॉइंट दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, डिस्टिल हो जाएंगे ओवर द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ द मिक्सिंग बीइंग डिस्टिल, और इसका मिक्सिंग होगा वो भी डिस्टिल हो जाएगा। ठीक है, दो अलग अलग करेंगे वो भी डिस्टिल हो जाएगा, सेम कंपोजिशन में होगा। क्योंकि जितना मिक्सचर से पहले डिस्टिल हो रहा था, मिक्सचर से पहले वो वेपर में कन्वर्ट हो रहे थे, वैसे ही वो मिक्सिंग के बाद भी वेपर में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, अगला 40 क्वेश्चन कह रहा है ए 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ द ग्लूकोज, मोलिकुलर मास दिया हुआ है 180। ठीक है, इज आइसोटोनिक विद 1% सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, द मोलर मास निकालना। बहुत आसान, वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमारे पास 34 क्वेश्चन था। ठीक है, तो वैसे ही निकाल देंगे। देखो 40 क्वेश्चन है। भाई 5% दे रखा है डिवाइड बाय 180 मोलिकुलर मास। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 1% है और इसका मोलिकुलर मास निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हमने इक्वेट कर दिए इसके। ठीक है, इक्वेट करने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे तो 36 के करीब आ जाएगी। जैसा 34 किया वैसे ही हमारे पास 36 आ जाएगी, ए ऑप्शन। 41 क्वेश्चन कह रहा है व्हेन 2.5 ग्राम ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाज डिसॉल्व्ड इन 50 ml ऑफ द वाटर, इट गिव द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ 0.52 डिग्री सेल्सियस। द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इज, केबी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 0.52 केल्विन पर मोलरिटी। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसे ये कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। इसमें हमें मोलिकुलर मास निकालना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा के। ठीक है, देखो आसान सा क्वेश्चन है। डेल्टा टीबी क्या होता है, केबी इंटू एम मोलरिटी। ठीक है, अब केबी का एज इट इज रखो, मोलरिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। जी देखो हमारे पास क्या था, केबी की वैल्यू और डब्ल्यू बी और एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, तो ये क्या होगा, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स को खोलते हैं तो क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये तो एन बी से आया है हमारे पास, और डब्ल्यू ए हमारे पास एज इट इज था। डब्ल्यू ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या, ये 50 ग्राम दे रखा है। देखो क्वेश्चन में देखोगे जो हमारे पास डब्ल्यू बी की वैल्यू है 50 ml ऑफ वाटर दे रखा है। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 50 50 ml दिया हुआ है, ठीक है ना, 50 ml। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसको क्या कर लेते हैं, 50 अपॉन 1000 कर लेंगे। ठीक है, डिवाइड ग्राम से एम एल से लीटर में बदल सकते हैं या फिर कह सकते हैं ग्राम। ये एम एल है ना, एम एल में इसको हम ग्राम में करके देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि बात तो बराबर ही है। 50 ग्राम डिवाइड क्या हो जाएगा, 50 अपॉन 1000 और ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे कि भाई टीबी की वैल्यू दे रखी है, कितना चेंज आया टेम्परेचर में, केबी की वैल्यू भी दे रखी है, मोलिलिटी की हम क्या करेंगे, डब्ल्यू की बी की वैल्यू निकाल देंगे, या फिर दे रखी है उसने। देखो ये जो चीज है ना, डब्ल्यू ए की वैल्यू कहाँ से आई है, देखो यहाँ से आई है। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है ना, और डेंसिटी मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब हमें वाटर की डेंसिटी पता है क्या होती है, 1 ग्राम पर एम एल होती है। ठीक है, और वॉल्यूम हमें दे रखा है 50 ml। तो यहाँ से हम मास की वैल्यू निकाल सकते हैं, मास की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 50 ग्राम के करीब। ठीक है, अब ये 50 ग्राम हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे ऊपर वाले तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे पुट किया हमने और एमबी की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, और यहाँ पर किलोग्राम में सोलवेंट का मास पुट किया है, डब्ल्यू की वैल्यू।
ठीक है? तो यहाँ से Mb की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 ग्राम पर मोल आ जाएगी। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन आ जाएगा ए कंपाउंड अंडरगो टेट्रामराइजेशन। अब टेट्रामराइजेशन का टेट्रा का मतलब होता है 4, तो एक चीज है उसका 4 और चौथा भाग करेंगे तो क्या होगा? 0.25 हो जाएगा। ठीक है? तो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड 1 टू फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 यानी एक से उसका चौथा भाग हो रहा है, 4 भागों में टूट रहा है, तो 0.25 हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस इन द सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल इज सील्ड अंडर। तो इंक्रीज करते हैं, कैसे करते हैं सोल्युबिलिटी को? हाई प्रेशर करके, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, सोल्युबिलिटी इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 the solution of pair of volatile liquid A and B show negative deviation from Rolle's law। तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा तो क्या होगा? ए बी की इंटरेक्शन ज्यादा मिलेगी ए से और बी से। ठीक है? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 45 क्वेश्चन है, दी वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू निकालने K2SO4 के लिए निकाल सकते हैं। K पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, तो K पे 1 है और SO4 पे 2 नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हमारे पास डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है? तो हमारे पास ये MCQ क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होते हैं 45 के करीब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।